अस्सलामुअलैकुम। 1761 वो साल के जब भारत का एक इंसान के जो अभी तक एक आम सा सिपाही हुआ करता था, अब अपनी काबिलियत और अपनी होशियारी के बलबूते पर भारत के इतिहास की एक अमीर और ताकतवर रियासत का हुक्मरान बन गया। आज के साउथ इंडिया के इलाके में मौजूद इस रियासत का नाम हुआ करता था किंगडम ऑफ मैसूर, जबकि इस हुक्मरान का नाम था हैदर अली, या अगर इनका परिचय किसी दूसरे तरीके से दिया जाए बल्कि और अच्छी तरीके से दिया जाए तो फिर कहना पड़ेगा कि हैदर अली द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। मैसूर की ये रियासत आज के दौर के मैसूर की तरह कोई एक जिला या छोटा मोटा इलाका नहीं, बल्कि वाकई एक बड़ी ताकतवर और अमीर रियासत थी कि जो साउथ इंडिया के एक बड़े पार्ट पर नीचे तक फैली हुई थी। उसके ऊपर मराठों का राज था कि जो उस वक्त तक अच्छे खासे ताकतवर हो चुके थे, जबकि बंगाल में वही निजाम शाही सल्तनत भी मौजूद थी कि जो कभी मुगलों के अंडर में हुआ करती थी, मगर मुगलों के कमज़ोर हो जाने के बाद ये उनसे अलग तो हो गए थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि जिसका पल्ला भारी देखते उसकी तरफ हो लेते। कभी मराठा एम्पायर के पाले में चले जाते तो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी सुर मिलाने लग जाते। दूसरी तरफ अंग्रेज़ के जो बिहार और बंगाल जैसे नॉर्थ इंडिया के कुछ अहम इलाकों पर कब्जा कर ही चुके थे, अब उनकी सीधी नज़र सेंट्रल और साउथ इंडिया के अहम इलाकों पर थी। जाहिर सी बात है, सेंट्रल इंडिया में मराठा एक बड़ी ताकत थे तो पेशवाओं पर डायरेक्ट तो अटैक नहीं किया जा सकता था। मद्रास में अंग्रेज़ पहले ही अपना किला बना चुके थे, निज़ाम शाही भी उनके इन्फ्लुएंस में आ चुकी थी और निज़ाम शाही का अंग्रेज़ों के ऊपर कोई बस नहीं चलता था। तो इसलिए अब अगर कोई बचा था तो सिर्फ और सिर्फ मैसूर की रियासत थी। और ख़ुद हैदर अली को भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र अब मैसूर की सल्तनत पर है। वजह ये थी कि उस वक्त मैसूर की गिनती तरक्की याफ्ता इलाकों में की जाती थी, क्योंकि यहाँ पर चंदन की लकड़ी का बड़े लेवल पर व्यापार होता था। और इसके अलावा इस रियासत के पास अपनी बंदरगाहें भी थी, ख़ास तौर से माहे नाम की वो बंदरगाह, वो पोर्ट के जिसके ज़रिए से विदेशों से व्यापार हुआ करता था। याद रहे, ये वो दौर था कि जब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आपस में एक दूसरे के बड़े दुश्मन हुआ करते थे और दुनिया के किसी भी इलाके में एक दूसरे से लड़ने का या फिर दुश्मनी निभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा करते थे। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आज के दौर में अमेरिका और रशिया या फिर कुछ दशक पहले तक अमेरिका और यूएसएसआर किया करते थे। मतलब खुद आपस में जंग होती है तो होती है, अगर आपस में जंग नहीं भी हो रही होती है तो दुनिया के बाकी इलाकों में किसी में भी जंग चल रही हो, दोनों पार्टीज़ में से एक के पीछे अमेरिका तो दूसरे के पीछे रशिया जाकर खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही उस दौर में भी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच कॉलोनी बनाने का कंपटीशन चल रहा था। मतलब कौन दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को कॉलोनाइज कर सके। और उस वक्त फ्रेंच लोगों को ब्रिटिशर्स के हाथों न सिर्फ कनाडा का एक बड़ा इलाका गंवाना पड़ा था, बल्कि उनको इस बात का भी एहसास हो गया था कि ब्रिटिशर्स की ताकत अब बड़ी ही तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। अगर खुद की दुनिया पर हुकूमत को बचाना है तो ब्रिटिशर्स को रोकना ही होगा। इसलिए जब फ्रांस के हुक्मरानों ने देखा कि अब अंग्रेज़ों की नज़र इंडिया में मैसूर के ऊपर है तो उन्होंने फ़ौरन हैदर अली से हाथ मिला लिया। इस डील के तहत जहां एक तरफ हैदर अली ने फ्रांस को माहे नाम की वो बंदरगाह दी, तो दूसरी तरफ फ्रांस ने अब हैदर अली को विदेशी एडवांस हथियार दिए और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग में सपोर्ट का ऐलान किया। और इस तरह से अब उस जंग का आगाज़ हुआ कि जिसको हिस्ट्री में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से याद किया जाता है। 1767 में होने वाले इस जंग में हैदर अली ने अंग्रेज़ों का बड़ा ही बुरा हाल किया, उनको मद्रास के किले तक खदेड़ दिया, बल्कि वहाँ पहुँचकर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैसूर की फौज अब लगभग मद्रास के किले को कैप्चर करने ही वाली होती है कि तभी आखिरी वक्त में किला बचाने की खातिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उस दौर का लीडर था उसने मैसूर रियासत के साथ डील कर डाली, जिसको हिस्ट्री में ट्रीट ऑफ मद्रास के नाम से याद किया जाता है। इस ट्रीट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर से वादा किया था कि उनके पड़ोस में उनके जितने भी दुश्मन हैं उनमें से जब कोई अगर फ्यूचर में उनके ऊपर हमला करता है, मतलब मैसूर के ऊपर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर रियासत को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए मैसूर की मदद करेगी। मगर अगले 2-3 साल के बाद ही उस वक्त हैदर अली को रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ अंग्रेज़ों ने धोखा किया है कि जब 1771 में मराठा एम्पायर ने मैसूर के ऊपर हमला कर दिया और हमला हो जाने के बाद भी अंग्रेज़ों ने वादा खिलाफी करते हुए मैसूर की कोई मदद नहीं की। दूसरी तरफ मराठा के जो अभी तक इसी चोट में थे कि उनके ऊपर तो कभी डायरेक्ट अंग्रेज़ हमला नहीं करेंगे, उनका भी वहमो गुमान 1775 में उस वक्त टूट गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज़ दोबारा से मैदान जंग में इतनी जल्दी आमने सामने नहीं आते अगर उस दौर में अमेरिका के अंदर एक बड़ी घटना ना होती। दरअसल उस दौर में अमेरिका पर भी बिल्कुल वैसे ही ब्रिटिशर्स का कब्जा था कि जैसा किसी दौर में इंडिया के ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ
खिलाफ एक जंग छेड़ रखी थी। क्रांति का आगाज हो चुका था और अंग्रेजों के खिलाफ अमेरिका में लगी हुई इस आग को और भी ज्यादा तेजी के साथ भड़का रहा था। अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन मतलब कि फ्रांस अमेरिका में ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को हथियारों और पैसों से भरपूर मदद कर रहा था। ब्रिटिशर्स ने अब फ्रांस से बदला चुकाने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि उसका कंट्रोल में लेने के लिए, मैसूर की माहे नाम की उस बंदरगाह पर हमला कर दिया कि जो हैदर अली के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास थी और हैदर अली ने डील के लिए फ्रांस को दे रखी थी। हैदर अली के लिए बंदरगाह तो बहुत ज़्यादा अहम थी ही, साथ ही साथ मराठाओं के खिलाफ होने वाली जंग में अंग्रेज़ों की तरफ से मिले हुए धोखे से भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो इसलिए अब एक बार फिर से अंग्रेज़ और मैसूर की रियासत आमने सामने आ गए और जंग का आगाज़ हुआ, कि जिसको इतिहास में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से याद किया जाता है। मगर अब क्योंकि मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होने वाली इस जंग का कनेक्शन सीधा अमेरिका से भी जुड़ चुका था, क्योंकि अमेरिका में भी अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट हो चुका था और रिवोल्ट करने वाले जितने भी लोग थे ये सब इंडिया में भी अंग्रेज़ों को हारता हुआ देखना चाहते थे। जॉन एडम्स के जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे, उन्होंने 10 जून 1780 को यूएस कांग्रेस को एक लेटर लिखा था जिसमें इंडिया में मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होने वाली जंग का जिक्र था। साथ ही साथ उसमें हैदर अली को भी प्रसिद्ध हैदर अली के नाम से पुकारा गया था। मगर दोस्तों, जब भी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का आगाज़ हुआ तब तक हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके थे, क्योंकि मराठाओं को भी ये यकीन हो गया था कि अंग्रेज़ किसी के सगे नहीं हैं। इसलिए उन्होंने भी अब सीधे तौर पर मैसूर को सपोर्ट करने का फैसला किया और निजाम शाही के जो हमेशा से ही पलड़ा भारी देखकर फैसला किया करती थी, वो भी अब मैसूर के साइड में आकर खड़ी हो चुकी थी। अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए सिर्फ कर्नाटक का एक नवाब था जिसका नाम वल्लाजा बताया जाता है। जैसे ही जंग का ऐलान हुआ तो इधर हैदर अली ने मराठाओं और निजाम की फौज के साथ मिलकर कर्नाटक के आरकोट किले का घेराव कर लिया। वल्लाजा के इस किले की हिफाजत की खातिर और इस किले को बचाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से अब मद्रास और गंटूर से 2 अलग अलग टुकड़ियां रवाना की गई। प्लान यही था कि दोनों टुकड़ियां एक जगह पर जाकर आपस में मिल जाएंगी और फिर मिलकर ही हैदर अली के ऊपर एक बड़ा और तगड़ा हमला कर देंगी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का ये प्लान सिर्फ एक प्लान ही रह गया और अमल में नहीं आ सका, क्योंकि हैदर अली ने पहले से ही गंटूर की तरफ से आने वाली टुकड़ी को रोकने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए अपने बेटे टीपू सुल्तान को रवाना कर दिया था। टीपू सुल्तान और उसकी टुकड़ी का आमना सामना हुआ और उसके बाद 1780 की वो जंग हुई कि जिसको बैटल ऑफ पोलेलूर के नाम से याद किया जाता है। यही वो जंग थी कि जिसमें टीपू सुल्तान ने पहली बार कामयाबी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ फोकरेट का इस्तेमाल किया था। इस जंग में अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इवन इस टुकड़ी को लीड करने वाले जो जनरल बैली थे उनको सरेंडर करना पड़ा था, जबकि अंग्रेज़ों की वो दूसरी टुकड़ी के जो भी मदद के लिए आ ही रही थी और जिसको कर्नल मुनरो लीड कर रहे थे, उससे निपटने के लिए खुद हैदर अली गए। अंग्रेज़ों और मैसूर रियासत के बीच होने वाले इस जंग में भी हैदर अली को बड़ी फतेह नसीब हुई। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक ही चल रहा था और बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो साउथ इंडिया के इलाके से अंग्रेज़ पूरी तरीके से उखड़ जाएंगे। लेकिन तभी हैदर अली से एक बड़ी चूक हुई। हिस्टोरियंस के मुताबिक चूक ये हुई थी कि दोनों ही जंगों पर बड़ी शिकस्त देने के बाद अब अगर हैदर अली मद्रास के उस इलाके पर धावा बोल देते कि जहां पर हारे हुए अंग्रेज़ों ने पनाह ली थी, तो न चाहते हुए भी अंग्रेज़ पूरे साउथ इंडिया से साफ हो जाते। लेकिन हैदर अली ने मद्रास पर आरकोट को प्रायोरिटी दी और आरकोट के इलाके की घेराबंदी को सख्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा तो उसने मालवार के उस इलाके पर हमला कर दिया कि जो आरकोट से कोसों दूर था। अब जल्दबाजी में हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को फौज लेकर मालवार के इलाके की तरफ भेजा, लेकिन इससे ये हुआ कि हारकर मद्रास से पनाह लेने वाले अंग्रेज़ों को संभलने का मौका मिल गया और बंगाल जैसे ताकतवर इलाके पर तो उनका कब्जा था ही, ऊपर नॉर्थ इंडिया के इलाके में लगातार अब और भी ताज़ा तरीन टुकड़ियाँ इधर भेजी जाने लगी। न सिर्फ साउथ इंडिया के इस इलाके में अब बंगाल की तरफ से अंग्रेज़ों की नई नई टुकड़ियाँ आ रही थी, बल्कि जंग की फील्ड में महारत रखने वाले लोगों को भी भेजा जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ एक्सपर्ट अब साउथ इंडिया के इलाके में आ गए और उन्होंने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया। तो उनको ये यकीन हो गया कि अगर मैसूर को हराना है तो सबसे पहले तो मराठाओं और निज़ामों को मैसूर रियासत से अलग करना होगा। लिहाजा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए मराठों और निज़ामों को एक लेटर भेजा, जिसमें मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर आप लोग मैसूर का साथ छोड़ दें, मैसूर से अलग हो जाए, तो फिर फ्यूचर में हम लोग आपस में साझेदार होंगे, मतलब दोस्ती कर लेंगे और जो कुछ भी होगा वो आपस में सुलह से बांट लेंगे।
लिहाजा अंग्रेज़ों के हाथों पहले ही धोखा खा जाने वाले मराठा और निज़ाम इस बार भी उनकी इस बात पर राज़ी हो गए। मराठों और निज़ामों के इस साथ छोड़ देने के बाद अब मैसूर की फ़ौज काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी, क्योंकि इसके बाद लगातार 3 जंगें हुई और 3 जंगों में हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा और फिर साल 1782 में तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से हैदर अली का इंतकाल हो गया और फिर उनके बाद उनके उसी बेटे ने उनकी गद्दी को संभाला कि जिसको दुनिया आज टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। टीपू सुल्तान ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उस जंग को जारी रखा कि जो उनके फादर ने शुरू की थी और ये जंग 1799 मतलब तब तक जारी रही कि जब तक उनकी आखिरी सांस चलती रही। बाकी टीपू सुल्तान की कहानी अपने आप में ही एक अलग अहमियत रखती है, जिसको जाहिर है अगर हमें उसके ऊपर बात करनी है तो हमें एक अलग से वीडियो बनानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम टीपू सुल्तान के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।